नहीं लाओगे तो जैसे अब तक बर्दाश्त करते आए हो, जैसे अब तक परेशान होते आए हो, वैसे ही कंटिन्यू तो परेशान होते रहोगे, तो निकलो इस चीज से। नमस्ते जनता, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे, बेहतर और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छा हूं। कल हमने बात की थी कि आपके होते हैं कुछ कॉग्निटिव बायसेस जो अफेक्ट करते हैं आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को। पर तब क्या करें जब हमें पूरी कैलकुलेशन करने के बाद भी, सोच समझने के बाद भी डिसीजन गलत लगे, कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। और वो होता है किस कारण? वो होता है हमारी इंट्यूशन या इमोशन के कारण। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि तुम्हें लॉजिकल सोचना है, प्रैक्टिकल सोचना है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले लॉन्ग टर्म सोच के आपको थिंकिंग के साथ अपना कोई भी डिसीजन मेक करना है। पर जब भी हम डिसीजन कोई मेक करने वाले होते हैं, जब भी हम कुछ सोचते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, अंदर से एक चुपचाप से एक आवाज आती है, ऐसा मत कर, ऐसा कर ले, इसमें मत जाना, यहां पे रह ले। और ये होती है हमारी गट फीलिंग। इस इंट्यूशन पर हम बिलीव करके क्या करते हैं, हम अपने डिसीजन लेने की जो राह होती है वहां से भटक जाते हैं। और फिर हमारे दिमाग में उठता है क्वेश्चन कि हम किसकी माने? हम माने लॉजिकल ब्रेन की बात या माने हम अपने इंट्यूशन, अपने गट फीलिंग की बात? तो आज इस थर्ड पार्ट में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं कि आप कैसे अपने लॉजिकल माइंड और इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस के साथ काम कर सकते हैं। और जब आपको एक डिसीजन लेना हो तो कैसे आप अपने इमोशनल कंपास को ठीक से सेट करके एक अच्छा डिसीजन मेक कर सकते हैं। सो आई वेलकम यू टू द थर्ड पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग सीरीज। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक साहब हुए डैनियल काहनमैन। ये इजरायली अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ड्यूअल प्रोसेस थ्योरी दी। इनकी एक बुक भी थी जो वर्ल्ड बेस्ट सेलर थी, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जिसमें इन्होंने बात की कि दो मेथड्स होते हैं थिंकिंग के। जो पहला आता है आपका इंट्यूटिव और दूसरा आता है एनालिटिकल। पहले थिंकिंग मेथड की बात की जाए जो होता है आपका इंट्यूटिव, ये होता है फास्ट। यानी ये मेथड होगा आपका ऑटोमेटिक, इमोशनल और मेंटल शॉर्टकट्स यूज करेगा जब भी आपको कोई डिसीजन लेना होगा। ये आपका मेथड ऐसा होता है जो आपका टाइम सेव करता है और आपको पहुंचाता है उस डिसीजन तक जो आपको जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। पर जब हम दूसरी साइड देखते हैं तो आता है हमारे सामने एनालिटिकल मेथड। ये मेथड होता है स्लो। इट नीड्स योर एफर्ट्स, योर लॉजिकल माइंड, योर थिंकिंग, योर टाइम, और साथ ही साथ ये होता है कॉन्शियस। इसमें आपको कैलकुलेटेड होकर और सेल्फ कंट्रोल्ड होकर अपना डिसीजन मेक करना होता है। पर दिक्कत खड़ी होती है तब जब हमें डिसीजन लेना होता है और हम पता नहीं कर पाते कि हम इंट्यूटिव थॉट यूज करें या हम यूज करें एनालिटिकल थॉट। और फिर गड़बड़ चालू होती है तब जब हमें एक बड़े डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए हम यूज करते हैं इंट्यूटिव थॉट, जहां पर हम बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी लॉजिकल साइड को देखे हुए, बिना किसी कैलकुलेशन के, हम बस फास्टली, ऑटोमेटिकली और हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बेस पर आकर, इमोशंस में बहकर डिसीजन ले देते हैं, जबकि हमें यूज करना चाहिए था एनालिटिकल मेथड। और फिर उसका रिजल्ट कैसा आता है वो हमने काफी सारे अपने डिसीजंस में देखा हुआ है। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, आपको एक परफेक्ट बैलेंस देखना होता है कि आप कहां पर यूज करेंगे इंट्यूटिव मेथड और कहां पर आप यूज करेंगे एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड आप वहां यूज कर सकते हैं जो आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, वहां आपको जरूर टाइम देना चाहिए, वहां पर आपको जरूर कैलकुलेटेड तरीके से आपको एफर्ट अपने डालते हुए उस डिसीजन में यूज करना चाहिए अपने लॉजिकल माइंड का, और पता करना चाहिए कि मैं इस डिसीजन को लूं या ना लूं। पर अगर आप ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए इंट्यूटिव थॉट का यूज करेंगे, आप चाहेंगे कि मैं बस जल्दी से जो भी दिमाग में पहला थॉट आ रहा है उसके बेस पर आकर, जो मेरे दिमाग में इमोशंस आ रहे हैं उसके बेस पर डिसीजन ले लूं, तो आप पक्का 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 भुगतेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये जरूरी भी है क्योंकि आप इमोशंस को कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इमोशंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं। आपको इमोशनल बायसेस की इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब आप बहुत डरे होते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, तो आप रिस्क लेने से घबराते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि भाई अगर मैंने डिसीजन लिया, अगर मैंने ये काम कर दिया तो मुझे काफी लॉस हो सकता है, मेरे ऊपर काफी खतरा आ सकता है। तो आप क्या करते हैं, आप वहां पे डिसीजन लेने से बचते हैं, चाहे वो डिसीजन आपकी लाइफ के लिए कुछ अच्छा ला सकता था, कुछ अच्छा साबित हो सकता था, पर आप बचते हैं क्योंकि आप काफी घबराए हुए हैं, काफी डरे हुए हैं। और यहां पर आपके इमोशन ने क्या किया कि उसने आपके ऊपर अपना असर डालते हुए आपको एक ऐसे डिसीजन से बचा लिया जो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता था। प्रोबेबिलिटी है कि वो गलत भी साबित हो सकता था, पर जब आपने उस डिसीजन को लिया ही नहीं, तो आपने क्या किया कि आपने एक डिसीजन ना लेने का भी एक डिसीजन लिया और खुद को सेम जगह पर रखा, चाहे आप वहां पर परेशान हो रहे थे या आप इस सिचुएशन से बड़ा कुछ करना चाहते थे। पर आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप घबराए थे, क्योंकि आप काफी डरे हुए थे। आप ये भी देखते होंगे कि जब आप काफी गुस्सा होते हैं या काफी खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तब भी आप इंपल्सिवली डिसीजंस मेक करते हैं और फिर बाद में उसे रिग्रेट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुम्हारी
तुम्हारे किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से लड़ाई होगी। अब तुम क्या करोगे, तुम गुस्से गुस्से में बस उसे टाइप कर दोगे कोई ना कोई मैसेज, और मैसेज डालते के साथ ही इमीडिएट तुम्हें गिल्ट महसूस होगा कि क्यों मैंने मैसेज डाल दिया, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम वो मैसेज नहीं डालना चाहते थे, पर तुमने क्या किया, जैसे ही पहली इमोशन की लहर आई, तुमने बस उस इमोशन की लहर में खुद को बह जाने दिया और डाल दिया मैसेज। अब बाद में तुम उसे डिलीट करते हो, नहीं करते हो, वो सामने वाला पढ़ लेता है, फिर वहां से बात और बढ़ती है और फिर और तुम्हारे सामने परेशानी खड़ी हो जाती है। तो तुमने यहाँ देखा कि कभी भी तुम इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशंस अवॉइड नहीं कर सकते हो। अगर आप करते हो तो आपको दिक्कत झेलनी ही पड़ेगी। तो अगर आप ऐसे इमोशनल डैमेजेस से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इमोशंस आपके ऊपर हावी ना होकर आपसे ऐसा काम ना कराएं जो आप नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप जिस पर गिल्ट बाद में महसूस करें या आप बाद में पश्चाताप करते फिरें, तो आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं 24 आवर विंडो मेथड, जिसमें आपको क्या करना होता है कि आपको एक दिन देना होता है कि ठीक है, एक दिन रुक जाओ, मैं अभी इमोशन में हूं, मैं पूरा बह रहा हूं इमोशन में, पर मैं अपने ऊपर कंट्रोल रखूंगा और मैं एक दिन होने का वेट करूंगा, उसके बाद मैं इस पर रिएक्ट करूंगा। चाहे मुझे फिर दिमाग में जो आएगा मैं वैसे रिएक्ट करूंगा। इसमें क्या होगा कि आपको एक दिन का लंबा टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए। और अब आपके सामने दिक्कत ये आएगी कि भाई कंट्रोल ही तो नहीं होता है, पेशेंस ही तो नहीं है। तो भाई पेशेंस नहीं है तो पेशेंस लाना पड़ेगा, नहीं लाओगे तो जैसे अब तक बर्दाश्त करते आए हो, जैसे अब तक परेशान होते आए हो, वैसे ही कंटिन्यू तो परेशान होते रहोगे। तो निकलो इस चीज से, पेशेंस अपने अंदर लाओ। ठीक है, एक दिन नहीं रुक पा रहे हो तो 1 घंटा रुक जाओ, 1 घंटा नहीं रुक पा रहे हो 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट नहीं रुक पा रहे हो 10 सेकंड रुक जाओ, 10 सेकंड बस सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो, और आराम से करो। उसमें नहीं करना, ये नहीं करना, आराम से ऐसे 10 सांस भी लोगे तब भी तुम्हारे पास एक अच्छी भली विंडो होगी जिसमें तुम सोच पाओगे कि मैं इस बात पे रिएक्ट करूं या ना करूं। सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि आप कभी भी जब आप बहुत ही ज्यादा इमोशन में बहे हुए हैं या आप इमोशनली हाई हैं तो आप रिएक्ट करने से बचे। अब लास्ट बात करते हैं कि कब आपको अपनी जो गट फीलिंग थी, जो छोटी सी आवाज आई थी अंदर से, उसको कब आपको उस पर यकीन करना है और कब आपको उस पर यकीन नहीं करना है। तो कब आपको यकीन करना है इस पे, जब आप उस फील्ड के एक अच्छे जानकार हो, ठीक है, आप स्पेशलाइज्ड हो उस फील्ड में, आपको ज्ञान है उस फील्ड का, और तब तुम इस गट फीलिंग पे विश्वास कर कर आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि गट फीलिंग आपको जल्दी से रिएक्ट करने के लिए बढ़ाएगी आगे कि हाँ जल्दी से अपना कोई डिसीजन ले ताकि हम अगला काम कर सके। ये काम आपको तब करना है जब आप उस फील्ड के ज्ञाता हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई डॉक्टर है, अब डॉक्टर के पास काफी सारे केसेस आ रहे हैं, तो डॉक्टर के पास क्योंकि एक्सपीरियंस है तो डॉक्टर जानता है कि जब सामने वाला कोई अपनी दिक्कत बता रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं। अब जल्दी से डॉक्टर अपने दिमाग में उसको रिवाइंड करके और पास्ट एक्सपीरियंस से जो भी उसके एक्सपीरियंसेस थे वहां से डेटा इकट्ठा करके जल्दी से इसको डायग्नोज कर देगा और अपना टाइम बचा लेगा। पर अब मान लो कि तुम्हारे सामने एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, न्यू इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर, ना तुम्हारे पास कोई पास्ट डेटा उससे जुड़ा हुआ, और अब तुम सोच रहे हो कि मैं अपनी गट फीलिंग पे भरोसा करके इसमें डिसीजन ले लूं। तो काफी प्रोबेबिलिटी है कि तुम इस सिचुएशन में गलत डिसीजन लोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए यहाँ पर सब कुछ चीजें नई है। तुम इस युद्ध भूमि में नए नए खिलाड़ी हो और तुम्हें इसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो तुम मारे जाओगे और अपना नुकसान करा लोगे। तो तुम्हें यहाँ पे देखना है कि तुम्हारी गट फीलिंग तब तुम्हें हेल्प कर पाएगी जब तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस होगा, तुम्हारे पास पास डेटा होगा और तुम उस फील्ड के अच्छे ज्ञाता होगे। समझ में आया? तो आज की वीडियो में हमने जाना कि कब हम अपनी गट फीलिंग पर भरोसा कर सकते हैं और कब अपनी गट फीलिंग पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, कैसे अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन। हमने इमोशंस को दबाना नहीं है, हमें इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है। हमें इमोशंस में और लॉजिकल साइड में एक बैलेंस स्थापित करना है ताकि जब हम डिसीजन लें तो हम दोनों साइड्स को देखते हुए ठीक से डिसीजन लें। तो अब आप जान चुके हैं कि आपको डिसीजन लेते वक्त कौन से कॉग्निटिव बाइसेस का ध्यान रखना है, आपको कैसे अपने इमोशंस रेगुलेट करने हैं। तो अब तुम तैयार हो चुके हो और अब तुम्हें डिसीजन लेने के लिए चाहिए एक मैप, एक तैयार मैप जो मैं तुम्हें लाके दूंगा अगली वीडियो में। और यही होगा 7 स्टेप्स स्ट्रेटेजिक मैप, जिसमें हम बात करेंगे उन स्टेप्स की कि जो तुम्हें हेल्प करेंगे किसी भी डिसीजन मेकिंग टाइम पर। समझ में आया? तो नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहना, कल ही नेक्स्ट पार्ट आएगा। और तब तक के लिए नमस्ते, ख्याल रखो।